हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवालों के जवाब देखे थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक के सारे सवालों के जवाब। और आई होप आप सभी ने वन शॉट वीडियो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर जो बना हुआ है हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने, वो तो जरूर देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम रॉक सॉलिड कर लिए होंगे, एकदम मस्त कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से एकदम मस्त है, सुपर डुपर हिट, तो चलो देर किस बात की, शुरू करते एंड लेट्स रॉक। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। What are the major causes of water pollution? Explain। ओके, तो हम लोग ने चैप्टर में पढ़े हैं 3 कॉजेस, राइट। सबसे पहले थे पैथोजेंस, फिर है ऑर्गेनिक मैटर वाले पोल्यूटेंट्स, राइट, और उसके बाद है केमिकल पोल्यूटेंट्स। ओके, तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे पैथोजेंस से एकदम फटाफट। तो पैथोजेंस तो हम लोग को पता ही है, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं ये। ओके, आपको तो अभी पता ही है क्यों हाहाकार मची हुई है वायरसेस की वजह से, तो ये भी पैथोजन ही है। बैक्टीरियाज की वजह से कई सारे डिजीज होते हैं, टाइफॉइड वगैरह वो सब। ओके, तो ये पैथोजेंस अब पानी में एंटर करते हैं और पानी को पोल्यूट करते हैं। तो ये है पहला मेजर कॉज, ओके, वाटर पोल्यूशन का। अब कहां से एंटर करते हैं, मतलब किस चीज से एंटर करते? डोमेस्टिक सुएज से एंटर करते, ओके, या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से। अब देखो, जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रीटा में ही ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फेशियलिस नाम के बैक्टीरिया होते हैं। ओके, अब बस बता रहा हूं मैं इन्फो के लिए कि ये जो बैक्टीरियाज है मतलब कितने ज्यादा बुरे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। ओके, तो ऐसे अगर बैक्टीरियाज पानी में आ जाएंगे तो लोग तो बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए पैथोजेंस सबसे पहला मेजर कॉज है वाटर पोल्यूशन का। दूसरे पे आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ग्रीन लीव्स वगैरह या फिर मतलब ग्रास, ये सब चीजें ऑर्गेनिक मैटर में आती है, आपको तो पता ही है। तो ये सब चीजों की वजह से कैसे हो रहा है मतलब पोल्यूशन, ये तो मतलब अच्छी चीज है या, राइट, ये बायोडिग्रेडेबल है। अब इनसे पोल्यूशन कैसे होता है? इनके बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से, क्योंकि ये जब पानी में जाते हैं तो पानी के अंदर जो एरोबिक बैक्टीरिया है, पहले हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, मतलब देखेंगे, क्योंकि पानी के अंदर जब बैक्टीरियाज है, ये बैक्टीरियाज जो एरोबिक वाले होंगे, ये क्या करेंगे, पानी के अंदर का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करेंगे और ये बायोडिग्रेडेबल जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है इनको तोड़ तोड़ देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। ओके, अब इनको डिकम्पोज करने पर ये तो टूट जाएंगे, पर इसमें हो क्या रहा है, देखो, पानी का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज हो रहा है, जो कि होता है किनके लिए, उन पानी के अंदर जो एक्वाटिक लाइफ है उसके लिए होता है। तो अगर अभी ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो इसका लेवल कम होते जाता है पानी में। ओके, और इसी की वजह से फिर एक्वाटिक लाइफ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिर तो सांस नहीं ले पाएंगे ना वो लोग भी, मतलब रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक्वाटिक लाइफ मर जाती है, मतलब फेटल हो जाता है उनके लिए सब। ओके, लीड्स टू डेथ। अब जैसे समझ लो पानी का पूरा ऑक्सीजन कंटेंट खत्म हो गया, तब अब क्या होगा, अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये डिकम्पोज होगा बाय एनाएरोबिक बैक्टीरिया। अब ये वाला केस अब अगर हम लोग देखें तो ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज तो कर देते हैं, ओके, पर इसके चक्कर में क्या करते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं, और ये केमिकल्स बड़े ही हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। ओके, अब चलो, अब ये दूसरा वाला भी पार्ट हम लोगों ने देख लिया, ऑर्गेनिक मैटर से कैसे पोल्यूशन हो रहा है वाटर में, कैसे मतलब एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। ओके, अब केमिकल पोल्यूटेंट की तरफ आते हैं। केमिकल पोल्यूटेंट में दो हम लोगों ने टाइप के पोल्यूटेंट्स देखे थे, मतलब 2 टाइप के केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स की वजह से होता है और ऑर्गेनिक वाला। तो पहले हम लोग इनऑर्गेनिक वाला देख लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स जिनमें हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, ओके, जैसे कि निकल, कैडमियम और मर्क्यूरी। अब ये होते हैं टॉक्सिक ह्यूमंस के लिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी इसको एक्सक्रीट नहीं कर पाती। अब ये तो पड़े रहेंगे बॉडी के अंदर और फिर करते रहेंगे कुछ ना कुछ पराक्रम। अब इसी वजह से, इसीलिए हम लोग को मतलब ये जो केमिकल्स अगर पानी में आ गए, अब ये कहां से आएंगे, ये तो आ सकते हैं इंडस्ट्रीज से, ओके, उनके इंडस्ट्रीज के एफ्लुएंट से। तो ये ऐसा कुछ बुरा मतलब इनका हार्मफुल इफेक्ट है। अब इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे कि आप समझ लो ये ही NaCl और अपना कैल्शियम क्लोराइड, अब ये भी केमिकल पोल्यूटेंट्स ही तो है, पानी को पोल्यूट ही कर रहे हैं। मतलब हम लोग पानी को यूज नहीं कर पाएंगे अगर इनका कंटेंट ज्यादा होगा, हम लोग ड्रिंक नहीं कर पाएंगे वो सब। तो अब ये कहां से आते हैं भैया, अब वाटर में कैसे आएंगे ये? स्नो जो रहता है साउथ मतलब रीजन्स में या फिर नॉर्थ वाले रीजन्स में जहां पर बहुत ठंड होती है, तो वहां पर जो स्नो है, ओके,
उसको मेल्ट करने के लिए हम लोग सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सॉल्ट क्या करता है, डिप्रेशन करता है फ्रीजिंग पॉइंट का। अब ये सब पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, वो तो इंपॉर्टेंट, अभी ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट की वजह से स्नो मेल्ट होता है बस। तो ये स्नो मेल्ट करने के लिए हम लोग जो सॉल्ट यूज कर रहे हैं, इसी की वजह से फिर ये पानी में जा रहा है और फिर पोल्यूटेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो अभी तक हम लोग ने देखा था कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स कैसे पोल्यूटेंट्स है, मतलब और इनऑर्गेनिक केमिकल तक हम लोग देखते आ रहे थे। अब ऑर्गेनिक केमिकल्स कैसे वाटर पोल्यूटेंट्स है, ओके। तो कई सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेट्रोलियम से। अब आपको तो पता ही है कितने सारा पेट्रोलियम हम लोग यूज करते हैं। अब ऐसा पेट्रोलियम अगर पानी के अंदर आ गया, वाटर बॉडीज में मिक्स हो गया, तो हमें तो पता ही है ये इनसोल्यूबल है, तो कॉन्टामिनेट कर रहा है पानी को। अब ये कैसे हो सकता है, ऑयल स्पिल्स वगैरह से हो सकता है, ओके। जब हम लोग ऑयल माइन कर रहे हैं तब ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तब ऑयल स्पिल हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी, ओके। उसके बाद पेस्टिसाइड्स पर आते हैं। पेस्टिसाइड्स हम लोग कई ज्यादा यूज करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, क्रॉप्स पर, मतलब क्रॉप्स को हानि ना हो इसीलिए। अब ये पेस्टिसाइड्स हम लोग जब यूज कर रहे हैं तब ये तो क्रॉप्स पर रहेंगे, सरफेस पर रहेंगे, लैंड पर रहेंगे, तो पानी के साथ ये बह के वाटर बॉडीज में आ जाते, तो वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते, ओके। इंडस्ट्रियल केमिकल्स ये भी पोल्यूटेंट्स हैं। कई सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पर पीसीबी का एग्जांपल देखते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ओके। तो ये अगर पानी में आ जाएंगे तो कई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। तो ऐसे कई सारे इंडस्ट्रियल जो पोल्यूटेंट्स है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हम लोग के लिए, मतलब वाटर बॉडीज को पोल्यूट करेंगे। अब डिटर्जेंट्स भी काफी ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, क्योंकि हम लोग इनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट। कितना सारा क्लीनिंग करने के लिए, क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए। तो अगर इनमें भी दो टाइप है, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल यूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम ही है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल ना डिग्रेड होगा, कुछ नहीं होगा, वैसे ही पड़ा रहेगा पानी में। बायोडिग्रेडेबल भी यूज कर रहे हो तो चलो ठीक है, पर अगर ये ऐसा बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट अगर पानी में डायरेक्टली जा रहा है, तो अब बैक्टीरियाज क्या करेंगे, चुप तो बैठेंगे नहीं, ये तो मस्त डिकम्पोज करेंगे ऐसे बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरियाज को, ऐसे बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स को, सॉरी। और ये जो बैक्टीरियाज है ये डिकम्पोज कैसे करेंगे, हम लोग को तो पता ही है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। तो ऐसा करेंगे तो ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा, पानी के अंदर का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करेंगे तो पानी के अंदर का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा, फिर एक्वाटिक लाइफ को, मतलब अच्छी चीज नहीं है, हार्मफुल है बहुत ये चीज, ओके। तो ये भी प्रॉब्लम खड़ी कर रही है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, अगर डायरेक्टली हम लोग वाटर बॉडीज में इनको रिलीज कर रहे हैं तो। चलो अब लास्ट में आते हैं फर्टिलाइजर्स पर। अब ये फर्टिलाइजर्स खुद जैसे कि हमारे पेस्टिसाइड्स पोल्यूटेंट है, वैसे ही कुछ हमारे फर्टिलाइजर्स भी पोल्यूटेंट ही है, पानी में मिक्स हो गए तो कॉन्टेमिनेट कर देंगे। पर इसके अलावा ये कुछ और क्रिया भी कर रहे हैं। देखो ये जो फर्टिलाइजर्स है, इनमें होता है फॉस्फेट का कंटेंट ज्यादा। अब ऐसा फॉस्फेट का कंटेंट ज्यादा है, मतलब वाटर जो है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, ओके। एनआर लिख देता हूं मैं सिर्फ। तो ऐसा न्यूट्रिएंट रिच वाटर फेवरेबल होता है फॉर प्लांट्स टू ग्रो, मतलब एल्गा टू ग्रो। तो ऐसे पानी पर डेंस एल्गल ग्रोथ होती है, तो एल्गा पूरा का पूरा सरफेस को कवर कर देता है लेक के। अब होता क्या है प्रॉब्लम इससे, इससे ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाता है। अब इसे थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ओके। तो ये जो ऑक्सीजन डिप्लीट कैसे होता है, देखो ऐसा कवर बना देगा वाटर बॉडीज के ऊपर एल्गा। तो हमें तो पता ही है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आता है, ओके। ये एक सोर्स है पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का। उसके अलावा पानी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स का, ये भी ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये भी एक सोर्स है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का। पर अगर प्लांट पर अगर ये अलगा का कवर रहेगा तो ना एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ पाएगा इतना अच्छे से, ना ही ये पेनिट्रेट कर देगा, मतलब पेनिट्रेट करने देगा सनलाइट को। तो सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं होगी तो ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे प्लांट्स, और ये ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा। तो इसका मतलब पानी के अंदर का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो रहा है। अब ये तो हो गई दो चीजें, इसके अलावा भी और दो चीजें हैं। देखो ये खुद, मतलब ऐसे तो निकम्मे है नहीं, अलगा खुद भी फोटोसिंथेसिस करते ही है, ओके। इनका थोड़ा बहुत क्वांटिटी में होना जरूरी भी होता है, पर एक्सेस में है तो करेंगे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, करेंगे ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस, पर ये सब दिन में होगा। अब रात में क्या होगा सोचो, फोटोसिंथेसिस बंद और रेस्पिरेशन चालू। तो ये अलगा भर भर के ऑक्सीजन लेंगे, और कहां से लेंगे, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी के अंदर जो है वहां से लेंगे। अब तो हो गई प्रॉब्लम, पहले से ही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है कम, ऊपर से ये एकदम भर भर के ऑक्सीजन लेके जाएंगे, तो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है और कम। अब लास्ट की चीज, अब ये अलगा ज्यादा दिन तो टिकते नहीं है, तो ये मर जाएंगे, तो इनका जो मास होता है ये सेटल डाउन हो जाता है पानी के अंदर, डेड मास।
अब ये डेड मास को क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर ही है। फिर से ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, मस्त खाएंगे पिएंगे, और क्या यूज करेंगे, सिंपल चीज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फिर से यूज करेंगे, तो और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम, तो ऐसा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का डिप्लीशन होने पर क्या होगा, एक्वाटिक लाइफ तो मर जाएगी, राइट, फेटल होगा उनके लिए। अब ऐसे फिनोमेना को जिसमें वाटर बॉडीज न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है, ओके, अब इसमें फर्टिलाइजर्स की वजह से हो रही है, तो फर्टिलाइजर्स की वजह से ये फिनोमेना हो रहा है, राइट, जिसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन हो रहा है, ओके, और फिर एक्वाटिक लाइफ की डेथ हो रही है, ओके। कैसे हो रहा है, फॉस्फेट कंटेंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से एल्गल ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन हो रहा है, फिर एक्वाटिक लाइफ की डेथ हो रही है। ये जो फिनोमेना हो रहा है इसे ही हम लोग कहते हैं यूट्रोफिकेशन, ओके, जिसमें ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर बॉडीज पर ऐसा सब कुछ होता है और फिर ऐसे वाटर बॉडीज के अंदर वाले एक्वाटिक लाइफ की डेथ हो जाती है, ओके। तो फर्टिलाइजर्स इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यूट्रोफिकेशन के लिए, जो खुद ही एक मेजर कॉज है वाटर पोल्यूशन का, क्योंकि इसकी वजह से ही कितने सारे एक्वाटिक लाइफ की डेथ हो रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, ओके। तो चलो बता दिया हम लोग ने सारे मेजर कॉजेस। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया, व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट टू कंट्रोल इट। अब ये तो खैर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं वाटर पोल्यूशन आपके एरिया में, भले मतलब किया तो होगा ही मोस्टली, अगर नहीं भी किया होगा तो भी वाटर पोल्यूशन कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, राइट। अब वो किस कॉज की वजह से हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से मेजर्स सजेस्ट करोगे उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक जनरलाइज्ड, हम लोग ने जो भी कॉजेस पढ़े वाटर पोल्यूशन के, जो मेजर कॉजेस थे, उनके आधार पर ही उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग, वो मेजर्स मैं आपको बता देता हूं। फिर आप जहां पर भी वाटर पोल्यूशन को ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो आप इनमें से कुछ ना कुछ तो मैच कर ही लोगे कि ये बाबा ये मेजर हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ओके। तो चलो एक एक करके देखते हैं एक जनरल मेजर्स जिसके वजह से वाटर पोल्यूशन हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था, सिंपल सी चीज है, कॉजेस जैसे जैसे देखे थे वैसे वैसे हम लोग मेजर्स देखेंगे। तो पैथोजेंस की वजह से होता है, और पैथोजेंस कैसे एंटर करते हैं पानी में हम लोग ने देखा था, सीवेज जो होता है डोमेस्टिक वाला, उससे एनिमल एक्सक्रीटा से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो डोमेस्टिक सीवेज है और एनिमल एक्सक्रीटा है जिनमें पैथोजेंस है, ये हम लोग अलाउ नहीं करेंगे इनको कि ये वाटर बॉडीज में जाए, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, जहां से हम लोग पानी कंज्यूम करते हैं, मतलब पानी का यूज करते हैं, ओके। चलो अब ये तो हो गया। दूसरा था हमारा ऑर्गेनिक मैटर वाला पार्ट, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ओके, इसको हम लोग अलग कर देंगे पानी से और फिर इसी का इस्तेमाल करेंगे टू मेक मैन्योर्स, ओके। तो ये तो भाई मतलब बून हो गया, राइट। हम लोग मतलब फर्टिलाइजर्स जैसे यूज करते हैं वैसे हम लोग मैन्योर की तरह, मतलब मैन्योर को यूज कर सकते हैं क्रॉप्स के ग्रोथ करने के, मतलब क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अच्छे से, ओके। तो ये अगर पानी में रहे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, पानी से इनको निकाल के हम लोग मैन्योर बना देंगे तो अच्छा ही होगा, राइट। और फिर बाद में मतलब इनको अलाउ नहीं करेंगे पानी में एंटर करने के लिए, उससे अलावा मैन्योर बना देंगे हम लोग इनका, ओके। चलो फिर जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हम लोग ने देखे थे जिनमें हैवी मेटल्स थे जो हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे, ओके, एक्सक्रीट नहीं हो पाते, ऐसे केमिकल्स, और कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल हम लोग ने देखा था पीसीबी करके, और भी कई सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स होंगे। तो ऐसे केमिकल्स हम लोग इंडस्ट्री से निकलने से पहले इनको ट्रीटमेंट करना होगा, इनका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ट्रीटमेंट मतलब इन केमिकल्स में से, मतलब इन जो एफ्लुएंट्स है जो इंडस्ट्री में से निकल रहे, ओके, जो वाटर बॉडीज में जाने वाले, इनमें से हम लोग ये हार्मफुल केमिकल्स निकाल देंगे, हटा देंगे, ताकि जो पानी जाएगा वो कम से कम पोल्यूटेड हो, कम से कम हार्मफुल हो, ओके, मतलब ऑलमोस्ट बहुत कम हार्मफुल हो, ऐसा, ओके। तो अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो पानी के अंदर ये हार्मफुल चीजें नहीं जाएंगी, तो हमारे बॉडी के अंदर भी नहीं आएंगी, राइट। अब दूसरी चीज है, हम लोग ऑयल स्पिल जो है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें, मतलब जो भी ऑयल का माइनिंग चल रहा है, ओके, ऑयल वेल से या फिर ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, तो उस टाइम पर हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई ऑयल स्पिल ना हो पानी में, ओके, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सिंपल सी चीज है, ऑयल स्पिल को मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने के लिए पानी में मिक्स होने से बस ध्यान रखना पड़ेगा हमें। फिर जैसे कि हम लोग एक्सेस में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे थे, तो हम लोग ने देखा था क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे थे। तो हम लोग बस फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को, मतलब उसका जो एक्सेसिव यूज है
इसको अवॉइड करेंगे, ताकि जितना चाहिए उतना ही यूज करेंगे तो हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे उनके, राइट। और सबसे लास्ट चीज हम लोग ने क्या देखी थी कि मतलब डिटर्जेंट जो होते हैं हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल यूज कर रहे तो फोम बन के तो पानी में रहेगा ही, ओके। अगर बायोडिग्रेडेबल भी यूज करे तो भी प्रॉब्लम था, पर हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स यूज किए जाए, ताकि वो एटलीस्ट बायोडिग्रेडेबल तो है। और इन बायोडिग्रेडेबल जो डिटर्जेंट्स है इनको हम लोग वाटर बॉडीज में जाने नहीं देंगे, इनको हम लोग पहले ही किसी और कंटेनर में ट्रीट करेंगे, ओके, जहां पर हम लोग वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है जितना चाहिए उतना प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि एक्चुअल में जो वाटर बॉडीज में अगर ये डिटर्जेंट्स जाएंगे तो जो बैक्टीरियाज यूज कर रहे डिजॉल्व ऑक्सीजन, फिर वहां पर वो डिप्लीशन नहीं होगा ऑक्सीजन का, ओके। हम लोग पहले ही इनको हम लोग ट्रीट करेंगे, ओके। वाटर को हम लोग पहले ही ट्रीट करेंगे और फिर बाद में इनको रिलीज करवाएंगे वाटर बॉडीज में, तो काम ही खत्म फिर, ओके। तो ये थे कुछ जनरल से मेजर्स, डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, हम लोग ने देखे थे वो जो कॉजेस, इनके ऊपर ही ये मेजर्स बनाए हैं मैंने, ओके। तो यही मोस्टली कॉजेस, यही हम लोग यूज कर सकते हैं मोस्टली वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओके। सिंपल सी चीज है, कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए, ओके। मतलब हमें, मतलब किसे, बैक्टीरिया को चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए भैया, टू डिकम्पोज, किसको डिकम्पोज करने के लिए, पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है, ओके, इसको डिकम्पोज करने के लिए इन अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर में, ओके। तो इसी को हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सिंपल सी चीज है, ऑक्सीजन कितना चाहिए, राइट। अब ये जो बीओडी है ये हमें बताता क्या है कि भाई कितना अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर है पानी में, कैसे, तो इन टर्म्स ऑफ कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, क्योंकि बीओडी क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट। तो समझो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, जिसमें ऑक्सीजन लगने वाला है, ये हमें बीओडी से पता चलेगा, ओके। बीओडी समझो XYZ कॉन्सेंट्रेशन है, तो इससे पता चल रहा है ये, और ये वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है, तो इससे पता चल रहा है क्या कि भाई ऑर्गेनिक मैटर जो है पानी में बहुत ज्यादा है। अगर बीओडी का वैल्यू समझो ABC कुछ भी है और ये बहुत कम है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हाँ बहुत कम है, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में है वो काफी कम है, इसलिए ऑक्सीजन कम लग रहा है बैक्टीरिया को उसको डिकम्पोज करने के लिए। सिंपल सी बात है। तो चलो दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। डू यू ऑब्जर्व एनी सॉइल पोल्यूशन इन योर नेबरहुड? व्हाट एफर्ट्स विल यू मेक फॉर कंट्रोलिंग द सॉइल पोल्यूशन, ओके। तो अब ये भी ओपन एंडेड सवाल है कि आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं है सॉइल पोल्यूशन, अगर किया होगा तो आपको मेजर्स बताने। तो जैसे मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं एक सिंपल से 2 मेजर्स बता देता हूं आपको जो मोस्टली जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, ओके। वो अगर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो कई सारा सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, ओके। जैसे कि सबसे पहला है ये बेकार से इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। अब पूरी तरीके से बेकार नहीं बोल सकते हमें इन्हें, क्योंकि ये बहुत काम के भी हमारे लिए, पर इनका ज्यादा यूज बहुत ही हानिकारक है। तो इसीलिए इनकी वजह से जो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है इनको कैसे हम रोक सकते हैं, इनका जो यूज है एकदम जुडिशियसली करना चाहिए, एकदम सोच समझ के, जितना चाहिए उतना ही, ओके। दूसरी बात, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ओके, जो हम लोग ऐसे ही कचरा पट्टी करके कहीं पर भी फेंक देते हैं, ये वेस्ट मतलब डंपिंग ग्राउंड्स में वगैरह वगैरह जो पूरा कलेक्ट होके पूरे सिटी का वेस्ट जाता है, तो उससे क्या होता है, कई सारे मेटल्स होते हैं, प्लास्टिक होता है, या फिर कई सारा ऐसा मटेरियल होता है जो लीच होता है सॉइल में। जैसे कि मतलब मैंने जैसे बताया कि मेटल्स मोस्टली, तो ये मेटल्स जो होता है सॉइल में लीच हो जाता है, तो ये क्या होता है, उससे सॉइल का जो क्वालिटी है वो खराब हो जाता है, ओके। उसके अलावा प्लास्टिक्स भी होते हैं जो ऐसे ही पड़े रहेंगे सालों साल सॉइल के अंदर, तो इससे भी सॉइल की क्वालिटी खराब होगी, ओके। तो ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है जो हम लोग सॉइल में डाल रहे हैं, उसे ऐसे सॉइल में ना डाले तो सॉइल पोल्यूशन से हम बचा सकते हैं सॉइल को। और फिर उन्हें क्या करना चाहिए, अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए या फिर रिसाइकल करना चाहिए, ओके। जैसे कि यहाँ पर ये जो मेटल्स है इनको ऐसे ही फेंक ना दे, इनका यूज करे, ओके। प्लास्टिक से इनको भी रिसाइकल करे, ओके, तो हम लोग उनका यूज कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What are pesticides and herbicides? Explain giving examples, ओके। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, हर्बिसाइड्स क्या होते हैं। सिंपल सी चीज है, ऐसे केमिकल्स जो पेस्ट्स को किल करने के लिए हम लोग यूज करते होते हैं पेस्टिसाइड्स, ओके। अब ये पेस्टिसाइड्स ना, मतलब खास बात ये है कि जो पेस्ट्स भी है ये भी बहुत शाणे हैं। देखो ये
सेम टाइप का पेस्टिसाइड हम लोग इनके ऊपर यूज करते रहेंगे तो ये भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस पेस्टिसाइड से, और फिर उन्हें मारने के लिए नए पेस्टिसाइड का उगम करना पड़ता है, मतलब नए नए पेस्टिसाइड बनाते बैठने पड़ते हैं। ओके, तो अब ये पेस्टिसाइड जो होते हैं इतने अच्छे नहीं होते, ये इनके लिए तो बुरे होते हैं, हमारे लिए भी बुरे होते, टॉक्सिक होते बहुत, और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट करते। मतलब सॉइल में ये पेस्टिसाइड हम लोग जब जो प्लांट्स है, मतलब जो प्लांट्स है उनके ऊपर ये पेस्ट जो है उनको खाए ना, इसीलिए हम लोग उनके ऊपर स्प्रे करते। तो इन प्लांट्स से फिर ट्रॉपिक लेवल से ऊपर ऊपर आते आते हम तक ये पेस्टिसाइड्स पहुंच जाते, और हम तक जब पहुंचते तब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पहुंच जाते, तो हमें फिर इसकी वजह से काफी ज्यादा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ओके, कुछ पेस्टिसाइड्स की वजह से नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ओके, अब इनका एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, शुरुआत तो डीडीटी से हुई थी, पर पेस्ट डीडीटी को रेजिस्टेंट हो गए, तो इसलिए फिर बाद में मार्केट में आल्ड्रिन आ गए, डायल्ड्रिन आ गए। तो ये कुछ एग्जांपल्स है पेस्टिसाइड्स के। ओके, अब आते हैं हर्बिसाइड पर। तो हर्बिसाइड ऐसे केमिकल्स जो हम लोग यूज करते हैं अनवांटेड वेजिटेशन जो होता है या फिर वीड जो होता है, ओके, इन्हें किल करने के लिए हम लोग जो केमिकल्स यूज करते हैं यही होते हैं हर्बिसाइड्स। अब ये भी टॉक्सिक होते हैं, पर इतने ज्यादा नहीं होंगे, पर है टॉक्सिक तो ये भी है। और कुछ हर्बिसाइड्स बर्थ डिफेक्ट्स भी शो करते हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये भी। ओके, इनके एग्जांपल हम लोग ने देखे चैप्टर में भी, NaClO3 सोडियम क्लोरेट, ओके, और सोडियम आर्सेनाइट Na3AsO3। तो इसके साथ हम लोग ने देखा कि पेस्टिसाइड्स क्या है, हर्बिसाइड्स क्या है, और एग्जांपल्स भी देख लिए इनके। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन केमिस्ट्री, हाउ विल इट हेल्प डिक्रीज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मजा भी आएगा समझने में इसे। देखो, क्योंकि हम लोग ने अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, नॉलेज लिया है केमिस्ट्री का 11th का, अब एकदम लास्ट चैप्टर पर आए हैं और कुछ ऐसा ग्रीन केमिस्ट्री करके कुछ सुनाई पड़ रहा है कि मतलब हाँ, कुछ ना कुछ हम लोग एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी कर सकते हैं, ओके, थ्रू केमिस्ट्री। तो एक्चुअल में ग्रीन केमिस्ट्री कुछ ऐसा ही चीज है, ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस है ये, ओके, जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि एनवायरनमेंट का कम से कम हानि हो, एनवायरनमेंट को कम से कम पोल्यूशन हो एनवायरनमेंट का। और कैसे कैसे करेंगे हम लोग ये? हम लोग का एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज करेंगे। किसका नॉलेज? केमिस्ट्री का, बाकी के साइंसेस का नॉलेज यूज करेंगे, या फिर मतलब नॉलेज के साथ साथ हम लोग प्रिंसिपल्स भी यूज करेंगे केमिस्ट्री और बाकी के साइंसेस के। तो इन्हें ही, इसको ही कहते हैं हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री, ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस को। ओके, अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस एक्चुअल में पैसे बचाओ आंदोलन है। ओके, सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच हम लोग यूज करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। कैसे? हम लोग क्या सोचते हैं कि ये मिनिमम मटेरियल यूज हो भाई, ओके, मिनिमम एनर्जी यूज हो, और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम करना है तो कम से कम वेस्ट जनरेशन हो, और इसी चीज से हम लोग एनवायरमेंटल पोल्यूशन डिक्रीज करने में मदद होती है ग्रीन केमिस्ट्री की। ओके, अब बस ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए जो मतलब जो वेस्ट हम लोग कम जनरेट कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? तो ग्रीन केमिस्ट्री के कुछ एजेंडा है, जो ग्रीन केमिस्ट्री का जो प्रोडक्शन प्रोसेस डिजाइन होता है तब ये फॉलो किया जाता है। तो इन एजेंडा की वजह से ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होता है। तो देखिए, सबसे पहला एजेंडा क्या है? तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम लोग ये सोचते हैं कि रिएक्टेंट्स जो भी हम लोग ले रहे हैं वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, झंझट ही नहीं चाहिए हमें। ओके, क्यों ऐसा? ताकि देखो, हमको तो पता है ये जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं, ओके, मोस्टली हमें यही चाहिए नहीं होते, और फिर हम इसे कैसे भी डिस्कार्ड कर देते हैं, और फिर वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये बाय प्रोडक्ट कम से कम ही बने, और कम से कम तब बनेंगे जब हमें जो चाहिए, ओके, मतलब हमें जो चाहिए प्रोडक्ट्स, ये हम लोग जो रिएक्टेंट्स ले रहे हैं उससे पूरी तरीके से बन जा रहे हैं, बाकी का कुछ भी कचरा पट्टी बन रहा नहीं है, मतलब बाकी ऐसी चीजें नहीं बन रही है जो हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि यील्ड 100% हो, जितना भी हम लोग ने रिएक्टेंट लिया पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो इस चक्कर में हम लोग बाय प्रोडक्ट कम कर रहे हैं और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं तो समझने के लिए। हम लोग ने क्या किया, हम लोग को इथेनॉल बनाना था, तो हम लोग ने ग्रीन केमिस्ट्री का दिमाग लगा के, मतलब ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स यूज करके क्या किया, एक सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिजाइन कर दिया। इसमें कैटलिस्ट का भी यूज होता है, ओके, एक्वस मीडियम में होता है ये रिएक्शन, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस हमें यह समझना है कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन से हम लोग इथीन से इथेनॉल बना रहे हैं जो 90% उसका यील्ड है, मतलब बहुत अच्छा यील्ड है इसका। ओके, तो ऐसा करके हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम कर रहे हैं, ओके, क्योंकि कम से कम बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसमें। ओके, चलो अब बढ़ते हैं अगले एजेंडा की तरफ, जो ग्रीन केमिस्ट्री में पाया जाता है, मतलब यूज किया जाता है, कि हम लोग कम से कम टॉक्सिक रिएक्टेंट्स और रिएक्शन मीडियम को यूज करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिएक्टेंट्स और रिएक्शन मीडियम को यूज करें। कैसे? तो जिस भी प्रोसेसेस में अगर ऐसे रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं या फिर ऐसा रिएक्शन मीडियम हो रहा है यूज जो ज्यादा टॉक्सिक है, तो उसको रिप्लेस करना होगा।
तो ये काम भी ग्रीन केमिस्ट्री के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। कैसे? देखो, ड्राई क्लीनिंग के लिए हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है ये वाला, ओके, टेट्राक्लोरोइथीन। अब ये काफी कार्सिनोजेनिक है, ग्राउंड वाटर में भी पोल्यूशन करता है ये, तो ये अगर हमारे अंदर जाएगा तो कैंसर कॉजिंग है, ये समझ में आ गया आपको। अब ये है नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली, अच्छा नहीं है एनवायरमेंट के लिए, तो हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं बाय लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और डिटर्जेंट का मिक्सचर, जो थोड़ा कम टॉक्सिक होता है। तो ये करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डिक्रीज कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा हम लोग एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रीन केमिस्ट्री। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। What would have happened if the greenhouse gases were totally missing in the Earth's atmosphere? Discuss। अब ये तो सेम ही लॉजिक हो गया। देखो, मैंने बताया था ना कि कोई भी चीज की बैलेंस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी होगा तो भी प्रॉब्लम, बहुत कम भी हो गया नहीं भी हो तो भी प्रॉब्लम है। देखो, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है काफी ज्यादा हो गए तो हमें पता ही है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये बिल्कुल भी ना हो तो फिर इसके वजह से तो मतलब लाइफ एग्जिस्ट भी नहीं करेगी। कैसे? पूरा अर्थ ठंडा पड़ जाएगा और हम लोग तो जिंदा बचेंगे भी नहीं, मतलब ऑर्गेनिजम्स तो रहेंगे ही नहीं। अब ऐसा कैसे हो रहा है, चलो देखते हैं। देखो, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ओके, ये एटमॉस्फेयर के अंदर, ओके, यहां पर अर्थ है तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है, समझ लो। अब हमारा जो अर्थ है, ये जो 100% सोलर रेडिएशन जो आ रही है, ओके, सन से, समझ लो ये सन है, ओके, बनाना ही नहीं मुझे, उसका डायमीटर बहुत बड़ा है, तो ये जो सन से जो भी रेडिएशन आ रही है अर्थ तक, इससे 75% जो सोलर रेडिएशन है ये एब्जॉर्ब हो रही है, ओके। अब बची हुई 25% रेडिएशन जो है ये फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में ये जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस है, जो हमको तो पता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब, तो ये सब प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। अब ये जो गैसेस है ये काम करते हैं ग्लास की तरह। जैसे कि आप लोग ने तो पता ही होगा, ग्रीन हाउस, हम लोग ग्रीन हाउस में प्लांट्स मतलब ग्रो करते हैं कोल्डर रीजन्स में, क्योंकि हीट ट्रैप हो। वैसे ही कुछ ये हमारा जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस है ये हीट को ट्रैप करते हैं। कैसे ट्रैप करते हैं? देखो, जैसे ग्लास जो होता है, ओके, ये सनलाइट को तो अंदर आने देगा, ओके, पर जब सॉइल में से जो हीट रेडिएशन, ओके, इंफ्रारेड रेडिएशन जब जाएगी, ओके, और ग्लास तक पहुंचेगी, तो ग्लास इसके लिए ओपेक है, ओके, इसको जाने नहीं देगा। ग्लास क्या करेगा, कुछ पार्ट खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पार्ट फिर से रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो इसका मतलब ये जो हीट रेडिएशन है वो ग्लास के अंदर ही रह जाएगी। अब ऐसा ही कुछ ये मॉलिक्यूल्स भी करते हैं। ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड समझ लो, या फिर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये ट्रांसपेरेंट तो है, किसके लिए? सनलाइट के लिए। मतलब सनलाइट को तो आने देंगे आर पार, पर जब अर्थ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करेगा, ओके, हीट रेडिएशन अर्थ एमिट करेगा, तो इसको ये बाहर नहीं जाने देंगे, ओके, पार्टली एब्जॉर्ब करेंगे और रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। इसकी वजह से क्या हो गया, हीट अंदर ट्रैप हो गया। और ये जो हीट अंदर ट्रैप हो रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी हीट के वजह से हमारा जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का ये मेंटेन हो रहा है, ये थोड़ा वार्म रह रहा है, ओके। और मेंटेन होने की वजह से ही हमारे अर्थ पर जो भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि हम जी रहे हैं, प्लांट्स वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ रह पा रहे हैं। मतलब अर्थ एकदम सूटेबल प्लेस बन रहा है लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। नहीं तो फिर ठंडी हो जाती, मतलब कोल्ड हो जाता अर्थ, तो कोई भी नहीं बचता, ओके। तो बहुत इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। A large number of fish are suddenly found floating dead on a lake. Okay, there is no evidence of toxic dumping, but you find an abundance of phytoplankton. Okay, थोड़ा इधर ध्यान देना है हमें, phytoplankton की तरफ। Suggest a reason for the fish kill, क्योंकि हमारा आंसर इसी से आएगा, phytoplankton से। देखो, phytoplankton ये तो होता है एल्गी, अब इसका abundance है और फिर लार्ज नंबर ऑफ फिशेस मरे हुए हैं, ओके, इस लेक में। इसका क्या लेना देना है, थोड़ा दिमाग लगा, हम लोग ने पढ़ाई है यूट्रॉफिकेशन, राइट, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच वाटर बॉडीज के ऊपर मस्त एकदम डेंस कवर ऑफ प्लांट हो जाता है, मतलब एल्गल ब्लूम्स हो गए, अब डेंस कवर एकदम। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन डिप्लीट होगा। अब ऑक्सीजन डिप्लीट किन किन वजह से हो सकता है, ये मैंने बताया था, 4 वजह थी। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा, अंदर के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि सनलाइट रीच नहीं हो रहा है, पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। और क्या चीज थी, नाइट में ये फाइटोप्लैंक्टन्स रिस्पायर करेंगे, बहुत सारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करेंगे, पहले ही कम ही है फिर से यूज कर रहे हैं, राइट।
और चौथी चीज क्या बताई थी मैंने कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ये इनका जो लाइफ है वो इतना ज्यादा नहीं है, तो ये मरेंगे तो इनका जो डेड मास है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, फिर बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करेंगे और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करेंगे। अब ये सारे चक्कर की वजह से एक ही चीज हो रही है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का डिप्लीशन, बस, राइट। अब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 6 ppm के नीचे चला गया तो हो गया प्रॉब्लम। क्या होगा, फिशेस को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी के वजह से हमारे ये जो फिशेस है क्वेश्चन में हमें जो दिया है वो बेचारे उनकी डेथ हो गई। तो चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हाउ कैन डोमेस्टिक वेस्ट बी यूज्ड एज मैन्योर? काफी सिंपल सी चीज है, डोमेस्टिक वेस्ट घर में जो भी वेस्ट हो रहा है उसको अच्छे तरीके से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में पहले सेपरेट कर दो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब ऐसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से एकदम मस्त लैंडफिल में डिपॉजिट कर देंगे, उसको ठीक से डिस्पोज कर देंगे लैंडफिल में अलॉन्ग विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि ये डिकम्पोज कर पाए हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। मस्त एकदम डिकम्पोज करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है हम उसे मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये है हमारा लास्ट सवाल इस चैप्टर का, और बल्कि इस चैप्टर का ही नहीं तो पूरे के पूरे मतलब 11th स्टैंडर्ड का हमारा जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है उसका लास्ट सवाल है। चलो तो देखते हैं। फॉर योर एग्रीकल्चरल फील्ड और गार्डन यू हैव डेवलप्ड अ कंपोस्ट प्रोड्यूसिंग पिट। ओके चलो, आपने नहीं भी किया हो तो भी इमेजिन कर लो कर दिया है। तो पूछ क्या रहे, डिस्कस द प्रोसेस इन द लाइट ऑफ बैड ओडर, फ्लाइज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट फॉर अ गुड प्रोड्यूस। ओके, तो सबसे पहली चीज ये बैड ओडर और फ्लाइज के लिए ना हम लोग सीधा सा सिंपल सा कंपोस्ट को हमारे कवर कर देंगे विथ लिड, तो ये हमें बैड ओडर फ्लाइज से मतलब इंटरेक्ट नहीं करना होगा, हमें इनसे कुछ दिक्कत नहीं होगी। चलो बाकी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो हम लोग कंपोस्ट बनाने से पहले ही सेपरेट करना चाहिए हमें, और सेपरेट करके इन्हें अच्छे से मतलब रिसाइकलिंग के लिए भेज देना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम लोग सेपरेट नहीं करेंगे तो हमारे कंपोस्ट प्रोडक्शन का ये जो हमारा प्रोसेस है इनमें ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंटरफेयर करेंगे। ओके, तो चलो इसी के साथ खत्म हो गया ये सवाल भी। तो इसी के साथ दोस्तों हम आ गए इस वीडियो के एंड पर, और इस चैप्टर के भी हम लोग ने सारे सवालों के जवाब हम लोग ने अभी देख लिए हैं, राइट। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।